ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स हमने पढ़ लिया है, और लास्ट आपका जो चैप्टर है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स मैंने बताया कि जैसे जैसे हम शेयर्स करते हैं, बस शेयर्स की जगह आपको प्रेफरेंस शेयर्स लिखना है। डिबेंचर्स भी सेम ही है, उसकी एंट्री ऑलमोस्ट सेम होती है शेयर्स के जैसे, बस हमको शेयर्स की जगह क्या लिखना है, डिबेंचर लिखना है। ठीक है, तो डिबेंचर को एक बार देख लेते हैं। डिबेंचर क्या होता है, किसी को पता है डिबेंचर क्या होता है? देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। It contains a contract for repayment of principal after a specified period or at intervals or at the option of the company, and for payment of interest at a fixed rate payable usually either half yearly or yearly on fixed date। देखिए, ये एक टाइप का शेयर्स जैसे ही है। देखिए, शेयर्स और डिबेंचर में क्या फर्क है मैं आपको बताती हूँ। शेयर्स क्या है, जब कंपनी कोई शेयर बेचती है और कोई शेयर खरीदता है, तो मैंने बताया था कि वो यूजुअली इक्विटी शेयर्स ही होता है। इक्विटी शेयर कंपनी के एब्सोल्यूट ओनर्स होते हैं। जब कभी भी कोई शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्ड करता है, ठीक है, उसके पास एक ओनर आ जाता है, एक वोटिंग राइट आ जाती है। लेकिन डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, कंपनी अपने क्या करती है, डिबेंचर को मार्केट में बेचती है। वो एक तरीके का लोन होता है जो कैपिटल रेस करने के लिए कंपनी इशू करती है। देखिए, कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, कैपिटल रेस करने के लिए भी, करने के लिए ही डिबेंचर्स भी इशू किया जाता है, कैपिटल रेस करने के लिए ही। लेकिन शेयर्स को जब हम लोग बेचते हैं, तो वो एक तरीके का ओनरशिप हम अपना बेचते हैं। ठीक है, अपने कंपनी का हिस्सा हम अपने मार्केट में हम बेचते हैं। लेकिन डिबेंचर क्या होता है, एक डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ये कंपनी है, ये कंपनी है। इसे लोन चाहिए, उसे अपने कंपनी के शेयर्स बेचने नहीं है, लेकिन उसको अपना कैपिटल रेस करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए ही। तो वो लोन लेगी पब्लिक से, पब्लिक से, या मान लीजिए किसी बैंक से, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन लेगी। ठीक है, उसको, कंपनी को क्या करना होगा, उसे रीपे करना होगा, या फिर उसे रिडम्पशन भी बोलते हैं। रिडम्पशन मतलब लौटाना। ठीक है, तो जब कंपनी लोन लेती है पब्लिक से, या किसी बैंक से, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिबेंचर क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है कि कितने हम लोन ले रहे हैं, फिर उस कंपनी का डायरेक्टर जो भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ये वगैरह यहाँ पे सब लोग साइन करते हैं। ठीक है, ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, इसे ही हम बोलते हैं डिबेंचर। ठीक है, सभी को क्लियर है डिबेंचर क्या है? सभी को क्लियर है डिबेंचर क्या है? मैं दोबारा बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी अपना कैपिटल रेस कैसे करती है, दो तरीके से कर सकती है। या तो अपने शेयर्स बेच के,
अपने कंपनी का कैपिटल रेज कर सकती है, या तो फिर वो कहीं से लोन लेके या फिर कहीं से बोरो करके वो अपना कैपिटल रेज कर सकती है। ठीक है, तो हमने शेयर्स वाला पार्ट तो देख लिया कि कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है तो कंपनी में पैसा आता है तो कंपनी का कैपिटल रेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कंपनी को अपने शेयर्स बेचने ही नहीं है। ठीक है, उनको बेचने नहीं है, उनको बस कहीं से लोन लेना है। ठीक है, उनको कहीं से लोन लेना है तो वो कहाँ से लोन लेगी? वो पब्लिक से ही लोन लेगी, या तो फिर बैंक से, या तो फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगी। तो जब कंपनी लोन लेती है, ठीक है, तो एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। उसमें बहुत सारी रिटर्न चीजें लिखी हुई रहती है, जैसे कि कंपनी को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे वो किसी से भी ले, बैंक से ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले या पब्लिक से ले, एक रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें लिखा हुआ रहता है ना। ये सारी चीजें लिखी हुई रहती है, उसे हम लोग, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग डिबेंचर बोलते हैं जो कंपनी इशू करती है। ठीक है, और जब कंपनी जो लोन धीरे धीरे जब वो पटाती है, ठीक है, उसे हम लोग रिडम्पशन बोलते हैं, या तो फिर नॉर्मल शब्दों में रिपेमेंट या रिपे करना बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में हम लोग उसे रिडम्पशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी तीन केस है। तीन केस में हम लोग डिबेंचर इशू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कैश में इशू कर सकते हैं। इसकी भी एंट्री जैसे हम शेयर्स की करते थे सेम वैसे ही होगी। जैसे हम शेयर्स की एंट्री करते थे वैसे ही इसकी भी एंट्री होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन की होगी, फिर अलॉटमेंट की, फिर कॉल्स की। ठीक है, on receipt on application money bank account debit to debenture application being application money received। फिर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। शेयर्स के केस में हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, डिबेंचर के केस में हम सिर्फ डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, वैसे ही अलॉटमेंट की करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये है ड्यू की एंट्री। फिर है रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये है हमारी रिसीविंग की एंट्री। वैसे ही हम कॉल्स की भी करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ये ऑलमोस्ट शेयर जैसे ही है ना, शेयर जैसे ही है, मतलब उसके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल के में इवन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के भी केसेस सेम होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ये भी सेम ही होता है शेयर्स की जैसे, बस आपको शेयर्स की जगह डिबेंचर लिखना है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each payable at ₹30 on application and remaining amount of on allotment। ठीक है, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिबेंचर which were duly allotted and all the relevant allotment money was duly received। ठीक है, ये कौन सा केस है बताइए? ये कौन सा केस है बताइए? ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, कंपनी ने 12% 10,000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 9,000 अप्लाई किया है पब्लिक ने। ठीक है, अब उसकी एंट्री देखते हैं हम, हमको अमाउंट सब समझ में आ गया है, अमाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, अपन लिखेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%। यहाँ पे जो जो परसेंटेज दिए होंगे इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस वो परसेंटेज दिया हुआ है कि इतने परसेंटेज का हमको लोन मिला है, या फिर हमने लोन या फिर हमने डिबेंचर इशू किया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट क्या आएगा? 2,70,000। कैसे आएगा? 9,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 30 रुपए। तो 9,000 इंटू 30 आएगा 2,70,000। वैसे ही फिर हम 12% डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 2,70,000। यहाँ भी अमाउंट सेम आएगा 9,000 इंटू 30। फिर है क्वेश्चन में दिया था कि बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब जो बाकी 70 रुपए है वो अलॉटमेंट में है, उसकी एंट्री होगी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। 9,000 इंटू 70, 6,30,000। ये थे हमारी क्या की एंट्री? ड्यू की एंट्री। फिर हम रिसीविंग की एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 9,000 इंटू 70, 6,30,000। ठीक है। इसमें सब चीज शेयर जैसे ही है। ये मैंने नॉर्मल केस बताया जब वो पार में इशू होता है। डिबेंचर को हम प्रीमियम में भी डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं, जैसे कि हम शेयर्स में करते थे, वैसे ही सेम एंट्री होगी। 70 रुपीज क्या ऐसे आया क्वेश्चन में? क्या लिखा था कि 100 रुपए के हिसाब से कंपनी बेच रही है। 30 रुपए तो एप्लीकेशन में है और बाकी रिमेनिंग बचा हुआ, मतलब 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। तो 70 किस में है? अलॉटमेंट में है। रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब दूसरा केस है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी सेम जैसा हमने शेयर्स के साथ अभी पढ़ा था, सेम वैसे ही है। ठीक है, पढ़ लेते हैं कि समटाइम्स अ कंपनी परचेज एसेट फ्रॉम वेंडर्स एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश issues debenture for consideration thereof. Such issue of debenture is called as debentures issued for consideration other than cash. सेम एंट्री है, पूरी की पूरी सेम एंट्री है जैसे हमने पढ़ा था ऑन परचेजिंग द एसेट सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हमने क्रेडिट में कोई एसेट परचेज किया। ठीक है, अब यहाँ पे पार में होगा, वहां पे हमने टू शेयर कैपिटल लिखा था या फिर टू शेयर लिखा था, बस उसकी जगह हमको क्या लिखना है? सिर्फ डिबेंचर अकाउंट लिखना है। वैसे ही वेंडर्स को हम पार में बेचते हैं, प्रीमियम में बेचते हैं और डिस्काउंट में बेचते हैं, सेम एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये तीसरा केस है। पहला केस हमने देखा था कैश में, दूसरा केस हमने देखा था अदर देन कैश, और अब देखेंगे हम इशू ऑफ शेयर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि अ कोलैटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज सब्सिडरी और secondary or additional security beside the primary security when a company obtains a loan or overdraft from a bank or any other financial institution. It may pledge or mortgage some asset as a secured loan against the said loan. तो ये बस एक एडिशनल या तो फिर एक सेकेंडरी क्या होता है, अ, अपन बोल सकते हैं कोई ऐसा चीज होता है जो हम लोग गिरवी रखते हैं। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है? लोन ले रही है पब्लिक से, तो एज अ सिक्योरिटी वो क्या कर रही है? अपने डिबेंचर बेच रही है। ठीक है, अपने डिबेंचर बेच रही है, लेकिन डिबेंचर बेचने के अलावा
ठीक है, डिबेंचर को इशू करने के अलावा कंपनी क्या कर रही है, एक एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी भी प्लेज कर रही है। वो हो सकता है अपना कोई एसेट हो, या तो फिर कोई अपना शेयर्स ही क्यों ना हो। ठीक है, वो अपना क्या करती है, गिरवी रखती है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। जैसे हम कभी भी बैंक से लोन लेते हैं, जैसे हमको होम लोन चाहिए, ठीक है, होम लोन चाहिए तो हम अपने क्या करते हैं, हम अपने घर के पेपर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी हम बैंक के पास जमा करते हैं। ठीक है, वैसे ही कंपनी क्या करती है, इशू करती है अपने डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। सभी को समझ में आया? ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम एंट्रीज भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर बैंक लोन ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, कंपनी ने क्या इशू किया है, 10,000 अपने डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपए के हिसाब से, अगेंस्ट किसके, बैंक से उसने लोन लिया है 10 लाख का, और उसके अगेंस्ट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कंपनी ने 9% डिबेंचर 10,000 इशू किया है 100 रुपए के हिसाब से। तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। कितना लोन लिया था, 10 लाख। ठीक है, ये तो है कि जब उसने इशू किया है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, फॉर कैंसिलेशन ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी ऑन रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कंपनी ने क्या किया है, बैंक का लोन उसने रिपे कर दिया है, तो ये जो एंट्री है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए, जब हम इशू कर रहे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जब हम उसको रिपे कर चुके हैं, बैंक लोन को रिपे कर चुके हैं, तो जस्ट रिवर्स एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जैसे आप और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक एंड इशूड 10% डिबेंचर ऑफ ₹12 लाख ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कंपनी ने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, किससे, पंजाब नेशनल बैंक से, और एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी उसने अपने कंपनी से 10% डिबेंचर इशू किया है, जो कि 12 लाख रुपए है 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। कितना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसने लिया है, 12 लाख रुपए। 12,000 डिबेंचर्स, यहाँ पे टोटल अमाउंट ही लिखा हुआ, ये ध्यान रखिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पे रुपीस दिया हुआ है तो मतलब ये डायरेक्ट अमाउंट है, आपको इससे इंटू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 12%, सॉरी 10% डिबेंचर ऑफ 12,000 ही बस दिया होता तो हम उसे इंटू करते, लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 12 लाख रुपए ही हो रहे हैं। लेकिन उसने समझने के लिए दिया है कि वो 100 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, या फिर 100 रुपए के हिसाब से इशू कर रहा है। तो 12%, सॉरी 12,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया?
ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं जो कि हमारा टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर इट यूजुअली मेंशन द टर्म्स ऑन विच दे विल बी रिडीम्ड ऑन देयर मैच्योरिटी। ये बोला गया है जो रिटर्न डिबेंचर का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ रहता है कि किस टर्म में या फिर किस किस तरीके से हम मतलब यहाँ पे कंपनी किस तरीके से हम जो डिबेंचर इशू किया है फिर जो लोन हमने लिया है वो हम कैसे रिडीम करेंगे या फिर कैसे रीपे करेंगे ऑन देयर मेच्योरिटी, वो सारी चीजें लिखी हुई होती है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर by repayment made to the debenture holders. Debenture can be redeemed either at par or at a premium depending upon the terms and condition of issue and redemption of debentures. The following six situations are commonly found in practice. ठीक है, चार सॉरी छह कंडीशंस है। सबसे पहला है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब कि कंपनी ने पार में डिबेंचर को इशू किया लेकिन रिडीम कैसे करा। रिडीम का मतलब रिडीमेबल का मतलब यहाँ पे रिपेमेंट ही है। ठीक है, रिडीम कैसे कर रहा है, पार में ही कर रहा है। ठीक है, सेकेंड केस है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशू कर रहा है कितने में, पार में कर रहा है लेकिन वो लौटा प्रीमियम में रहा है, ज्यादा प्रीमियम मतलब ज्यादा में वो क्या कर रहा है, रिडीम कर रहा है कंपनी। ठीक है, फिर थर्ड केस है इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर कंपनी प्रीमियम में इशू कर रहा है लेकिन रिडीम कैसे कर रहा है, पार में कर रहा है। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम में ही डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है लेकिन रिडीमेबल भी वो प्रीमियम में ही कर रही है। फिर फिफ्थ केस है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फिर सिक्स्थ केस है इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। डिस्काउंट में इशू कर रही है लेकिन रिपे कैसे कर रही है, प्रीमियम में कर रही है। ठीक है, इसकी एंट्रीज देखते जाते हैं, हर एक की अलग अलग एंट्री है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो इसकी जैसे अपन सिंपल नॉर्मल हम एंट्री करते थे वैसे ही होगी। पार की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी क्या है, रिसीविंग की एंट्री है। फिर हम क्या करेंगे, जो अमाउंट हमको मिला है, एप्लीकेशन का अमाउंट हमको मिला है, उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट में। तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया कि हम इशू कर रहे हैं पार में और रिपे भी कर रहे हैं हम किसमें, पार में। ठीक है, नेक्स्ट केस आते हैं हम, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। हम इशू तो कर रहे हैं किसमें, पार में, लेकिन रिपे कैसे कर रहे हैं, उसे प्रीमियम में कर रहे हैं। उसकी एंट्री होगी, सबसे पहले इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये तो सिंपली है जो हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगी हम जब हम रिपे कर रहे हैं, वो कैसे रिपे कर रहे हैं, प्रीमियम में कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम पार में फॉर एग्जांपल हम 100 रुपए में हम बेच रहे हैं। ठीक है, हम 100 रुपए में बेच रहे हैं लेकिन हम उसे लौटा कैसे रहे हैं, रीपे कितने में कर रहे हैं, मान लीजिए 120 रुपए में कर रहे हैं। तो हमको 20 रुपए का नुकसान है, हमको 20 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हमको 20 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो उस लॉस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमको रिपे जब हम कर रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है, तो हम वहां पे ये लॉस वाला अमाउंट लिखेंगे।
फिर जो प्रीमियम, हम जितना प्रीमियम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हम वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप एंट्रीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कौन सा केस है कि हम इशू तो कर रहे हैं पार में लेकिन रिपे कर रहे हैं प्रीमियम में। ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इशू किया हमने प्रीमियम में और हमने रिडीम किया है पार में, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फिर जब हम प्रीमियम में उससे क्या करेंगे, सॉरी पार में उसके रिसीव करेंगे। पार का मतलब होता है इशू ऑफ पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार का मतलब होता है अगर कोई डिबेंचर, अगर कोई डिबेंचर की फेस वैल्यू है मान लीजिए 10 रुपए और उसकी इशू वैल्यू है कितनी, 10 रुपए, तो इसे हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर फेस वैल्यू है 10 रुपए और हम उसे बेच रहे हैं मान लो 12 रुपए में, तो मतलब हम बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। मतलब हम उसे जितनी उसकी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा की हम उसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसे अपन बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू है 10 रुपए और हम बेच रहे हैं 8 रुपए में, मतलब हम उसे डिस्काउंट में बेच रहे हैं। ठीक है, इसकी भी एंट्री समझ में आ गई। हम रिडम्पशन कर रहे हैं कितने में, पार में, तो उसकी भी एंट्री होगी बैंक सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट हम आते हैं इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम में और रिडीम भी कर रहे हैं किसमें, प्रीमियम में, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डिबेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये थी हमारी रिसीविंग की एंट्री। फिर हम करेंगे रिडीम की एंट्री, ये भी सेम होगा। उसकी एंट्री बस यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम हम एक्स्ट्रा लिखेंगे। यहाँ पर भी हमको लॉस होगा कि हम प्रीमियम में तो इशू कर रहे हैं लेकिन हमको प्रीमियम में ही से ज्यादा हमको क्या करना पड़ रहा है, रिडीम करना पड़ रहा है, तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट आते हैं इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। सब सबकी एंट्री स्टार्टिंग में सेम होगी, रिसीविंग वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फिर है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार डिस्काउंट में हम उसे क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू सॉरी डिस्काउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फिर लास्ट है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिस्काउंट में हम बेच रहे हैं लेकिन हमको प्रीमियम में उसे लौटाना पड़ रहा है, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, एंट्री सभी को समझ में आ गई। अब हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। पे क्वेश्चन दिया हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। पहला है इशू ऑफ 1,09% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at par and redeemable at par। ठीक है, कंपनी ने
1,09% डिबेंचर इशू किए हैं पार में और रिडीम भी कर रहे हैं वो पार में, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ था अमाउंट, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख। ठीक है, ये पर नॉर्मली अब जैसे एंट्री करते हैं, ये है रिसीविंग की एंट्री, फिर हम इसी अमाउंट को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री क्लियर है? नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकेंड इशू ऑफ ₹1 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहाँ पे 5% क्या क्या बोला गया है? रिडीम, सॉरी 5% प्रीमियम में बेचने, सॉरी हाँ इशू करने बोला है, लेकिन रिडीम हम कर रहे हैं किसमें? पार में। ठीक है, तो 1 लाख शेयर्स हम बेच रहे हैं। ठीक है, ये तो टोटल अमाउंट है, लेकिन एक्चुअल डिबेंचर्स कितना होगा? इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 शेयर आएगा। ठीक है, इस 1000 शेयर को 100 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। ठीक है, और बोला है कि प्रीमियम है 5%, तो 100 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का 5% कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इशू की एंट्री, रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगा? 1000 शेयर्स थे, उसको अपन इंटू करेंगे किसने से? बताइए, अमाउंट बताइए। प्रीमियम में हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो बताइए अमाउंट बताइए। 105 रुपए में करेंगे। ठीक है, तो उसका अमाउंट आएगा 1,05,000। ठीक है, अब हम रिडीम कैसे कर रहे हैं? प्रीमियम में ही कर रहे हैं, है ना? यहाँ सॉरी, रिडीम कैसे कर रहे हैं? पार में ही कर रहे हैं। क्वेश्चन बोला था कि हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम में बट रिडीम कर रहे हैं पार में। ठीक है, तो उसकी जैसे नॉर्मल एंट्री होगी वैसे ही करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमको एक्चुअल कितने में मिलना? प्रीमियम में हमने किया था, प्रीमियम का पैसा कितना था? 5 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये थी हमारी सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन का एंट्री। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड में, इशू ऑफ ₹1 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। अभी हमने प्रीमियम में किया था, अब हम क्या करेंगे? डिस्काउंट में करेंगे, तो 5 रुपए ही है, तो 100 माइनस 5, 95 रुपीज में हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। ठीक है, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में और रिपे कैसे कर रहे हैं? पार में। रिसीविंग की एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 95,000। ठीक है, रिडीम कर रहे हैं पार में तो सिंपल एंट्री होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है, क्लियर है ये एंट्री? ये तीसरी एंट्री का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ में। यहां पे हो रहा है हम इशू कर रहे हैं पार में रिडीम रिपेबल कैसे कर रहे हैं हम? प्रीमियम के साथ। प्रीमियम कितना है? वही 5%। ठीक है, इशू कर रहे हैं पार में, लेकिन रिपे कैसे कर रहे हैं? रिडीमेबल कैसे है वो? प्रीमियम में। ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी सबसे पहले रिसीविंग की ही एंट्री होगी। हमको पार में हम इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 इंटू 100 1 लाख रुपीज। फिर हम करेंगे एंट्री रिसीविंग की, सॉरी ट्रांसफर की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये जो प्रीमियम और ये जो लॉस है इसका अमाउंट सेम होगा, क्योंकि हम प्रीमियम में तो पटा रहे हैं, रिपे कर रहे हैं, लेकिन वही अमाउंट हमारे लिए क्या है? एक तरीके का लॉस है। ठीक है, तो उसकी एंट्री करेंगे। जो एंट्री हमने कर ली है, अमाउंट यहां लिख देती हूँ मैं। इतना हमको मिलना था। प्रीमियम में हमको देना पड़ा 5% के प्रीमियम में जो हमारे लिए लॉस है, और इतना हमको देना ही था। क्लियर है ये एंट्री? नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ में। डिबेंचर यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में, 5% डिस्काउंट में, और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम के साथ, वो भी 5% ही है। ठीक है, हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में, 5% डिस्काउंट में, और रिडीम कर रहे हैं हम लोग 5% प्रीमियम में। ठीक है, उसके एंट्री देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट के साथ हम इशू कर रहे हैं, भी 5% है तो सेम एंट्री होगी जब हम जो हमने पहले किया था। ठीक है, ये एंट्री तो सेम ही होगी। फिर आएंगे हम इसके, हम रिपे कैसे कर रहे हैं? प्रीमियम के साथ। तो डिस्काउंट, सॉरी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, हमको रिसीव कितना हुआ था? ठीक है, 5,000 का तो हमको लॉस हो ही रहा था, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने 5,000 डिस्काउंट में इशू किया, प्लस हमको 5,000 और नुकसान हुआ। 5,000 हमने लॉस में, मतलब डिस्काउंट में इशू किया, प्लस 5,000 का हमको और लॉस हुआ, तो आ गया यहाँ पे 10,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम हमको कितना पटाना पड़ा? 5%। क्लियर है ये एंट्री क्लियर है?
नेक्स्ट हम आखिरी में आते हैं। यहाँ पे बोला गया है हम प्रीमियम में क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, और प्रीमियम में ही हम क्या कर रहे हैं, पटा रहे हैं। प्रीमियम में ही हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं और प्रीमियम में ही हम रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, उसके एंट्री होगी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम में कर रहे हैं, उस उन केस में भी दोनों 5-5% है। 1000 इंटू 105, 1,05,000। फिर हम एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट यहाँ पे लिखते जाएंगे। हमको लॉस हो रहा है कितना, 5% का। क्लियर है ये एंट्री। हमको लॉस हुआ क्यों, क्योंकि हम रिडीम कर रहे हैं किससे, प्रीमियम से, और हम प्रीमियम में ही उसे इशू भी कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। ये क्लियर हो गया सभी को। बुक में आप सभी का डिबेंचर्स अगर आपको नहीं बनता तो आप इसका थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिकल इजी है। जैसे शेयर्स के हैं वैसे ही, सिर्फ कुछ कुछ मामलों में जैसे अलग है, जैसे कि ये वाली एंट्रीज अलग अलग थी। ठीक है।